आज हम मिलने वाले हैं रेशमा मैम से, जो कि मेहंदी की इंडस्ट्री में बहुत ही कमाल कर रही है और बहुत सारे मेहंदी आर्टिस्ट की इंस्पिरेशन है। थाउजेंड्स ऑफ मेहंदी आर्टिस्ट उनसे मेहंदी सीख चुके हैं और उनसे इंस्पायर्ड है। इवन मैं भी उन्हीं से इंस्पायर्ड हूँ। इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिए, आपके करियर के लिए चेंजिंग पॉइंट होगा। तो आइए मिलते हैं रेशमा मैम से। हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच दीपिका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैम आज मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे सवाल पूछने के लिए, बट कुछ सवाल है जो बहुत सारे लोगों ने पहले भी पूछे मुझसे और मैं वो सवाल के आंसर आपसे जानना चाहती हूँ। तो शुरू करते हैं। आपकी जर्नी आपने कैसे स्टार्ट किया? मेरी जर्नी देखो, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2014 में, जब मैं 16 साल की थी। सो बेसिकली मेरी मम्मी जो है वो ब्यूटी इंडस्ट्री में है, तो वो कहीं ना कहीं मैं भी जानती है। शी इज द फर्स्ट इंस्पिरेशन, और उसके बाद तो इंस्पिरेशन के इंस्पिरेशन होते ही गए। मैंने 2014 में स्टार्ट की। मेरी नेबर थी, उनकी बेटी की मैंने मेहंदी पहली बार लगाई थी। वहां से एक कॉन्फिडेंस आया था कि अच्छा मेहंदी में कुछ करते हैं। मुझे मेहंदी करना तो बचपन से ही बहुत पसंद है, लेकिन 2014 के बाद थोड़ा काम करना स्टार्ट किया और थोड़ा सीखना स्टार्ट किया। मैम लोग आपके स्ट्रगल्स के बारे में जानना चाहते हैं। स्ट्रगल देखो कैसे रहता है। ऐसी आज के डेट में ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें स्ट्रगल नहीं है। ये तो रियलिटी है, जिसमें मेहनत करोगे उसमें तो आगे जाना ही होता है। तो स्ट्रगल ऐसा मैं इसको स्ट्रगल नहीं बोलूंगी, इसको लर्निंग ही बोलूंगी बेसिकली। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरा कॉलेज का भी पढ़ाई चल रहा था, तो मैं पढ़ाई भी करती थी और फ्री टाइम में मैं ये भी करती थी। आपने सोशल मीडिया कब स्टार्ट किया? 2017 में मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया। इंस्टाग्राम मेरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आज के डेट में जिसको मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। यूट्यूब भी है, लेकिन मेरा उस वक्त वहां पे अभी इतना ध्यान नहीं है। अभी के लिए मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। 2017 में मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था, और आज 2017 के बाद आज इन 2025 मेरे 3 फॉलोअर्स, तो उसके पीछे मुझे बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा। सो मैम आपके मेहंदी करियर का वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था जब आपको लगा कि हाँ अब मैं इस फील्ड में जो आई हूँ वो सही आई? देखो, ऐसा टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में हुआ आई गेस इन 2018-19 में। मेरे दो हुए एक्चुअली, जब मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि यार अच्छा हुआ मैं इस फील्ड में आई। बिकॉज एक हुआ था, मैं हैदराबाद गई थी। ये थोड़ा सा फनी स्टोरी है, आप लोग भी सुनना। ये मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। मैं हैदराबाद गई थी, और वहां पर एक्चुअली मेरी एक फॉरेन ब्राइड थी, बाहर से आई थी। उनके फियांसे जो उनके हस्बैंड थे, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था कि उनको मेहंदी के लिए चाहिए थी। और वो कहीं से बाहर से आए थे, मुझे याद नहीं था, और मुझे हैदराबाद जाना था। उस वक्त मैं अकेले ही काम कर रही थी। तो सब हो गया, बुकिंग वगैरह हो गया। उनके हाथ में कुछ पैकिंग्स थे, उनको उसको कस्टमाइज करना था। सब बहुत अच्छे से प्लान करके मैं वहां गई। वो हैदराबाद में आई वॉज इन हयात होटल, तो उन्होंने हयात होटल में बुलाया था मुझे। मैं वहां गई, और बहुत छोटी थी। यू इमेजिन, मैं 2018 की बात करूँ, 2018 की बात करूँ, अभी भी मेरे पास वो डिजाइन है। तो मुझे अकेली पूरी ब्राइड करनी थी। ब्राइड ने इतनी लेंथ लगाई थी, पूरा भर के हाथ पैर, और पैरों में भी काफी भर के डिजाइन थी। तो मैं जब वहां गई तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं कि बड़े जगह पे जा रहे हैं तो कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, सब एक्सपीरियंस के साथ ही हुआ। तो मैं वहां गई, और मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी। मेरी इंग्लिश अब जाती थी, तो मैंने टूटी फूटी इंग्लिश वहां से तो स्टार्ट हुआ। और राइट का एक्सेंट सुन के मुझे आ रहा, मुझे लगता था समझ नहीं रही हूँ क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां से इंट्रोडक्शन हुआ, और वहां पे बोला कि चलो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। जैसे हम ब्रेकफास्ट पे गए, वहां पे था कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट। मतलब कम से कम 100 तरीके के ब्रेकफास्ट, फ्रूट्स, सब कुछ सब कुछ। मैं इतनी नर्वस थी, मेरे पास दुनिया का सब कुछ था वहां पे खाने के लिए। मैं कभी ऐसा खाया नहीं था। मैं ऐसा अपॉइंटमेंट पे अकेली नहीं गई थी मैं। तो फिर मैंने पता है क्या किया, मैंने प्लेट लिया, अपने उपमा लिया, और मैं खाते बैठी। इतना सब कुछ छोड़ के मैंने उपमा लिया, और मैं उपमा खा रही हूँ। फिर हमने मेहंदी स्टार्ट की। सो सो स्वीट। मैंने मेहंदी वगैरह सब स्टार्ट किया। फिर उन्होंने मेरे लिए हैदराबाद के स्पेशल कुकीज, व्हाट नॉट, क्या क्या, बिरयानी बिरयानी सब ऐसे मंगा के ऐसे थैली बना के दे दी भी, ये आपके घर के लिए और ये आपके ट्रैवलिंग में खाने के लिए। एंड आई रिमेम्बर दैट टाइम ब्राइड टोल्ड मी कि रेशमा,
यू आर क्रिएटिंग सच अ ब्यूटीफुल डिजाइन। मतलब मैंने उस वक्त अकेला पूरा काम किया था, फिर भी मेरा फिनिशिंग बहुत अच्छा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड था। शी वाज सो सैटिस्फाइड, शी वाज लाइक कि रेशमा मैम, रेशमा आपने इतना अच्छा काम किया, हैव डन सच अ फैबुलस वर्क and you have done such a beautiful creativity, but you know what, you just need a little bit confidence in yourself। मतलब थोड़ा आपको अपने कॉन्फिडेंस चाहिए। एंड दैट वाज लाइक, कितने प्यार से उसने मुझे समझाया था, वो चीज मुझे आज भी याद है। उसके बाद मैंने वो चीज याद रखी कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे अपनी पर्सनालिटी, अपनी बात करने के स्टाइल और काफी सारी चीजों को मैंने धीरे धीरे सीखा। और दूसरा चीज मेरे साथ कुछ इस तरीके से हुआ था, मैंने एक ही सेलिब्रिटी की मेहंदी की है, साइशा सहगल की, साउथ इंडियन एक्ट्रेस है। उनकी जब आर्या साउथ हीरो की जब शादी हो रही थी 2018 में, तब मैं गई थी बॉम्बे, मुझे पता नहीं था मैं किसकी मेहंदी करूँ। तो उनकी मॉम आई, उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट ऐसे चाय खाई, हम लोगों ने साथ में मिलकर चाय खाई खाई सुबह में नाश्ते में, सुबह 6 बजे। और उन्होंने कहा मेरी बेटी बहुत थक गई है, मुझे 1 घंटा उसको और सोने देना है। फिर उन्होंने, मैंने कहा ठीक है मैम चलेगा, कोई बात नहीं। फिर वहां पे भी मैं अकेले ही गई थी, मैं अकेले ही काम कर रही थी उस वक्त। स्टार्टिंग जर्नी में यूजुअली अकेले ही करना पड़ता है। आज आजकल के बच्चे इज लाइक कि मैम हम लोगों को टीम में मिल रही, टीम में मिल रही, ओके। मैंने 2020 तक 18-19 तक अकेले काम किया, उसके बाद में टीम लेके जाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद वो मुझे फोटोज दिखा रहे, देखो ना मेरी बेटी की फोटो, मैं देख रही हूँ और बिल्कुल ये ना वो हीरोइन के जैसी लग रही, पर मुझे उसका नाम नहीं पता। मैंने कहा लग रही है, फिर उसने कहा ये देखो, फिर उसने कहा माय डॉटर इज एक्ट्रेस। मैंने कहा आपकी बेटी शिवाय मूवी में थी? कही हाँ। फिर तो खाना नहीं, मेरे पास अभी भी फोटोज है। मैंने इतना अच्छा काम किया, पैरों की मेहंदी नहीं थी, सिर्फ हाथों की थी। मेरे हाथ में उनको सिमेट्रिक काम चाहिए था, पहले तो मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे इतना ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल हाई था। उसके बाद हम लोगों ने पूरा मेहंदी किया, फिर भी हाथ लंच टुगेदर। शी वाज लाइक रेशमा आपने फोटोज लिए, और मुझे लगा यार मैं कुछ तो कर रही हूँ जिंदगी में, सही मेरे साथ अच्छी चीजें हो रही है। तो मैम सबसे ज्यादा आपके पास कौन सी ब्राइडल मेहंदी की डिमांड आती है? कौन से एलिमेंट्स की डिमांड सबसे ज्यादा आती है? देखो, ये टाइम टू टाइम चेंज हुआ है। जब मैं कर रही थी तभी फिगर्स इतने नहीं थे, जब मैंने स्टार्ट किया था सिर्फ फेस बनते थे इतना। फिर उसके बाद धीरे धीरे 3/4 बनने लगे, बड़ी और हाँ बड़ी हाँ बस उतना ही छोटू छोटू सा। एंड फिर उसके बाद थोड़े से बड़े फिगर्स बनाने लगे, जैसे गणेश जी बड़े ऐसे बड़े बड़े बना देते थे ऐसे। हाँ। ऐसे दूल्हा इधर दुल्हन इधर एक दूसरे को देख रहे हैं वो। फिर उसके बाद आफ्टर लॉकडाउन, इन लॉकडाउन एक्चुअली काफी सारे मिनिएचर्स के ट्रेंड्स आने लगे, जो छोटे छोटे फिगर्स होते हैं, जो छोटे छोटे मिनिएचर्स होते हैं, एक हाथ पे आप निकालो। हाँ। तो ये अब क्या हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो अब जाके लोग रॉयल मिनिएचर फिगर्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको ऐसे भी क्लाइंट्स मिलेंगे जो कहेंगे हमको रियलिस्टिक फिगर्स चाहिए। रियलिस्टिक फिगर्स मतलब एक्सप्रेसिव, जिसमें आप देखोगे सिर्फ फेसेस होते हैं लेकिन टॉकेटिव होते हैं, जैसे कि उनकी आंखों में एक बात होती है, वो रियलिस्टिक फीचर्स थोड़े से होते हैं उनके। और आजकल पोर्ट्रेट्स भी बहुत चल रहा है, तो बेसिकली फिगर्स में भी बहुत टाइप्स होते हैं। सिर्फ फेस निकालना है या फिर रियलिस्टिक फेसेस निकालने हैं, एक्सप्रेसिव फेसेस निकालने, जैसे राधा कृष्ण के देखो एक केमिस्ट्री होती है, वो वाले फीचर्स जो हमारे हरी सर क्या निकालते हैं। मिनिएचर्स होते हैं, जैसे कि हमारे सोना इज द फेमस इन मिनिएचर्स, तो वो बहुत या शी डज अमेजिंग जॉब विद मिनिएचर्स। तो ये सब ट्रेंड आजकल चल रहा है। और रही बात मुझे ज्यादा किस चीज की इंक्वायरी आती है, तो मुझे ब्राइडल विथ फिगर्स की आती है। बहुत कम साल में आई थिंक 5-6 ब्राइड्स ऐसे मिलेंगे मुझे जो नॉन फिगर होगी, जिसको फिगर्स नहीं चाहिए। अदरवाइज आजकल सब फिगर वाला, यस फिगर्स आजकल ट्रेंड में। अभी मतलब आने वाले 3 साल के बाद कुछ और ट्रेंड होगा। हाँ। और फिर मेरे काफी सारे एक्सपीरियंस रहे जिनमें स्टूडेंट आते हैं, बोलते हैं हम मुस्लिम है तो हमारे पास तो नॉन फिगर ब्राइड्स नहीं आएंगी, हम हिंदू है तो हमारे पास ये ब्राइड्स आएंगी। ऐसे सवाल आते हैं मुझे, मैम मुझे फिगर्स नहीं सीखने बिकॉज मैं मुस्लिम है, मैं फिगर्स नहीं कर सकती, तो क्या आप फीस कम लोगे? हाँ। मेरा एक ये बोलने का मतलब है कि अगर आपको ग्रो करना है ना, तो आपको सभी के साथ काम करना पड़ेगा। ये मैं किसी को पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट यहाँ नहीं दे रही हूँ, ये अच्छी चीज एक बता रही हूँ। आप आपके हाथ पे नहीं निकाल रहे हो ना, आपके हाथ पे आई अंडरस्टैंड नहीं निकाल सकते आप, लेकिन अगर आपको एक क्लाइंट मिली जिसको फिगर्स ही फिगर्स चाहिए एंड शी इज रेडी टू पे यू 25,000,
और आप एक नॉन फिगर कर रहे हो, 10,000 रुपए मिल रहा है आपको, तो बेनिफिट तो है ना, आप ही का बेनिफिट है। तो आप अपने हाथ में मत निकालो, आप क्लाइंट्स के हाथ पे डेफिनेटली निकाल सकते हो। मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं, तो सीख लो कौन सी चीज आपको कब काम आएगी, आपको नहीं पता, समझ रहे हो? तो सीखना जरूरी है। आना आपको सब कुछ चाहिए, फिर अब आपकी मर्जी आपको करना है कि नहीं। राइट। सो आज का सबसे बड़ा सवाल जो हम पूछने वाले हैं और सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड सवाल है, मैम हम ये जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे आज के टाइम पे कैसे ग्रोथ करें। जैसे कि सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया आज के टाइम पे ग्रोथ करने के लिए, ऑफलाइन से ज्यादा मार्केट ऑनलाइन में है। तो और उसमें आपका काफी अच्छा है भी, 300K फॉलोवर्स है आपके इंस्टाग्राम पे। वो सब आपने कैसे किया या फिर हम लोग कैसे कर सकते हैं? ये यूनिवर्सल सवाल है एक्चुअली, ये एक सवाल ही, ये सवालात है। देखो, ग्रोथ सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं हो सकती। जब हमने स्टार्ट किया तभी सोशल मीडिया इतना नहीं था, तब क्या था, माउथ पब्लिसिटी। तो आपको दो चीजों पे ध्यान रखना है, ये मैं सबको बोलती हूँ, मेरे क्लासेस में भी बोलती हूँ। अगर आपने, और ये दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक चीज पे ध्यान मत दो। अगर आपने अपने सिटी में फेमस होना है, अपने सिटी में फेमस होना है, देन कम्स माउथ पब्लिसिटी, बहुत जरूरी है। जब मैंने आज तुम्हारा काम किया, तुम मेरी ब्राइड हो, तुम्हें अच्छा लगा, तुमने रिकमेंड किया, फिर दूसरी ब्राइड, तीसरी ब्राइड, ऐसे फैमिली टू फैमिली मिलते जाते हैं, फिर सिटी के बाहर भी धीरे धीरे जाते हैं। इसे कहा जाता है माउथ पब्लिसिटी। बट नाउ सोशल मीडिया इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सोशल मीडिया से क्या होता है, आज मैं सपोज सिर्फ पुणे में काम कर रही हूँ, बट सोशल मीडिया के मदद से मैं पूरे ग्लोबली काम कर सकती हूँ। समझ आया? सोशल मीडिया पे हर एक कंट्री से लोग देखते हैं, तो वहां तक पहुंचना आसान होता है। मुझे अक्सर कहा जाता है मैम मेरी सिटी बहुत छोटी है, मेरा गांव है, तो मेरे गांव में मैं नहीं कर पा रही। मैं कहती हूँ सोशल मीडिया पे इतना स्ट्रॉन्ग करो कि तुमको वहां से बाहर के काम है, और उतना कॉन्फिडेंस रखो कि तुम बाहर जाके काम भी कर सकते हो। कई बार तुमको अकेले भी जाना हो सकता है। तो जरूरी है कि आप सोशल मीडिया और माउथ पब्लिसिटी दोनों पे काम करो। सोशल मीडिया आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए। आज भी काफी लोग कैटलॉग्स बना के रखते हैं प्राइस के साथ। आई फील इट्स नॉट टू प्रोफेशनल, बिकॉज जो प्राइस के साथ तो हम बना लेते हैं, बट प्राइसेस तो रोज चेंज हो रहे हैं, काम तो रोज चेंज हो रहा है, तो कैटलॉग्स रोज चेंज नहीं कर सकते हम। हाँ, फोटोज के कैटलॉग्स बना सकते हैं कि मैम ये डिजाइन से आपको कुछ चाहिए कस्टमाइज कर सकते हैं, प्राइसेस आगे पीछे होते हैं। अब इसमें ये हो जाता है, आज के डेट में सोशल मीडिया स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जब कोई आपको बोल रहा है क्लाइंट कि मैम कैन यू सेंड मी सम पिक्चर्स विद प्राइजेस, तो मैं उनको कहती हूँ मैम क्या, मैं उनको उनके व्हाट्सएप पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल सीधा भेज देती हूँ, and this is my Instagram handle. I will get to see all my work over there. आपको मेरा सारा काम वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको उसमें से कुछ भी पसंद आ रहा है तो आप मुझे बता दीजिए, और अगर मेरा नहीं, आपको किसी का भी काम पसंद आ रहा है तो आप बोल सकते हैं मुझे। हम लोग आपके काम को हमारे स्टाइल में कस्टमाइज कर सकते हैं। कॉपी नहीं करना है, कस्टमाइज करना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है जो आज के डेट में। और इंस्टाग्राम वेरीफाई भी होता है, जब क्लाइंट को आप इंस्टाग्राम भेज रहे हो उनको भी पता चलता है कि बाबा ये इसका एक्चुअल इंस्टाग्राम है, क्योंकि आजकल लोग इतना फेक अकाउंट्स बना रहे हैं, काम चोर के डालते हैं। तो बहुत जरूरी है कि को एक कॉन्फिडेंस भी आता है, ओके इसका प्रोफाइल अच्छा है, इसका बैकग्राउंड स्ट्रांग है, तो वो बुकिंग के लिए भी कॉन्फिडेंस आता है। तो बहुत जरूरी है कि आप दोनों तरफ ध्यान दें। तो आज के डेट में ऑलमोस्ट इंडिया में मैं सारे स्टेट्स पे काम कर चुकी हूँ, कोलकाता छोड़ के कुछ स्टेट्स है, नहीं गई हूँ। और इंटरनेशनल भी काम किया, बिकॉज मेरा सोशल मीडिया अच्छा है, और ये सबका काम भी इक्वली होना अच्छा बहुत जरूरी है। सो मैम जैसा कि आपने अभी बोला कि काफी सारे लोग सोशल मीडिया पे दूसरे आर्टिस्ट का काम छोड़ छोड़ के अपने उस पे अकाउंट पे डाल रहे हैं, तो उससे कैसे बचा जाए और वो कैसे पता करे कि फेक अकाउंट कौन सा है और रियल अकाउंट कौन सा है? गाइस, ये चीज बहुत जरूरी है दीपिका, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। ये क्लाइंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है, जो सच में मेहनत करके चीजें करता है उसके लिए भी बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में मुझे इतना गुस्सा आता था जब मैं अपना काम किसी भी प्रोफाइल पे देखती थी, मैं लिटरली झगड़ने जाती, तो मैं मैसेज करती थी ये डिलीट करो, ये ऐसे करो। एंड देन आई रियलाइज कि ये रोज हो रहा है, आज भी होता है। आज भी मेरे कोई ना कोई स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम ये आपका किसी ने लिख दिया, आपने किसी ने ये आपका नाम उसको खुद का नाम डाल के डाल दिया। आज मुझे वो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज
सब जगह चीजें फैली जाती है, कितने भी लोगो लगा लो, नाम लगा लो, जिसको चोरना होता है वो चोर ही लेता है। अब कैसे पता चलेगा कि ये रियल आर्टिस्ट है कि नहीं है, इसका बहुत ध्यान रखना है कि आप पहले तो आर्टिस्ट से खुद बात करो, उनका उनका पूरा काम चेक करो, और जिसका रियल काम होता है ना, उसका पूरा फॉर्मेट आपको सेम दिखेगा। हाँ, और जिसका नहीं होता है ना, इसके अकाउंट से लिया वीडियो, उसके अकाउंट से लिया, वो ना उनको खिचड़ी दिखेगी उनके प्रोफाइल पे, कुछ की एकदम अच्छी फिनिशिंग, कुछ की अलग फिनिशिंग। ये फिनिशिंग अगर आप नोटिस कर पाओ तो प्लीज नोटिस करना, और अगर आप ब्राइड और बुक कर रहे हो तो प्लीज कॉल करके वेरीफाई करना कि आपके थोड़े से पर्सनल डिजाइन का भेज भी दो। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप बोलो कि थोड़े से डिजाइन भेज दो। और ये आप हैशटैग्स नाम ये सब यूज करो ही करो, बिकॉज ये चीज नहीं चेंज हो सकती है। मुझे ये चीज बोलनी नहीं थी पर मैं बोलूंगी, जरूर बोलूंगी। रिसेंटली पिछले 1 साल में मुझे, मैं नहीं बोलती हूँ एक्चुअली, मेरे स्टूडेंट्स आके बोलते मैम आपका डिजाइन हमने यहाँ देखा। तो दो लोगों ने बुक लॉन्च की है पिछले 1-2 साल में, अभी की बात नहीं है। तो उनके बुक में मेरी डिजाइन एज इट इज उठाई है और रखी है, ऐसे भी नहीं कि उसको देखकर बनाया है, जस्ट कॉपी पेस्ट किया है, जस्ट प्रिंट आउट। तो मैं आर्टिस्ट का किसी का भी नाम मेंशन करूंगी नहीं, मुझे किसी के इसमें कुछ नेगेटिविटी ऐड करनी नहीं है, आई ओनली बिलीव इन पॉजिटिविटी। तो मैंने उनको बहुत प्यारे से मैसेज किया, स्टिल हैव ऑल द मैसेजेस, मैं रखती हूँ बैकअप के लिए, कब कौन सी चीज काम है पता नहीं। तो मैंने कहा देखो, मुझे बिल्कुल भी ये चीजें सोशल मीडिया तक नहीं लेकर जानी है, और आप, मैं उनसे ऐसी बात करती हूँ कि उनको भी थोड़ा लगे कि यार हमने कुछ गलत किया है। अगर आप एग्रेसिव होके जाओगे ना, वहां से भी एग्रेसिवनेस ही आएगा। तो आप उनको प्यार से अगर समझाओगे ना, उनको भी रियलाइज होगा यार नहीं हमने गलत किया। मैंने उनको बड़े प्यार से बोला कि ये डिजाइन आप निकाल दो, अच्छी बात नहीं, आप खुद का बहुत अच्छा कर सकते हो। तो उन्हें लिटरली सामने से मैसेजेस किए कि नहीं मैम हमने गलत किया, सॉरी एंड ऑल दैट। तो ये चीजें कभी नहीं रुकेगी, आपके काम एवरीडे चोरी होंगे, 100 अकाउंट से होंगे, एक नहीं बहुत सारे अकाउंट से होंगे। मेरे एक्चुअली प्राइवेट क्लासेस के फोटोज जो मैं होमवर्क को देती हूँ मुझे पिंटरेस्ट पे देखने को मिलते हैं, कैन यू बिलीव। मैंने भी देखा। हाँ, और मुझे बोलते बोलते आपके होमवर्क तो पिंटरेस्ट पे मैंने कहा जाने दो, क्योंकि मुझे अपने आप पे, एक आर्टिस्ट को अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और होता है, जो रियल होता है ना उनको होता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, आएंगे 10 जाएंगे 10, बट अगर मैं रोज मेहनत कर रही हूँ, मैं रोज उतना न्यू क्रिएट करने की क्षमता है मुझ में। अगर एक चोरी भी हो गया तो मैं 10 चीजें और बना के अपलोड कर सकती हूँ। तो लेट देम एंजॉय। सिर्फ मेरा जब फर्स्ट रील चोरी हुआ था ना, मुझे बहुत खुशी हुई थी लिटरली, क्योंकि आपका मैंने एक रील देखा था। उसके बाद मुझे लगा था कि हाँ मेरा काम चोरी हो रहा है, मतलब मैं अच्छा करती हूँ। ये एक चीज ना मैंने नोटिस की, पहले नहीं होती थी। पिछले 2 साल से ना मेरे वीडियोस पे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। पहले बुरा लगता था यार, एक भी नेगेटिव कमेंट आया ना ऐसा लगता था रात को नींद नहीं आती, अब तो आते रहते हैं। अब मेरे को ऐसा लगता है यार पक्का कुछ तो सही कर रही होंगे, मेरे इसमें नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, और जब से नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं अगर आपके अकाउंट्स पे, तो समझना आप कुछ ना कुछ सही कर रहे हो। राइट। बिकॉज लोग एक्चुअली, लोगों में इतनी ज्यादा टाइम और एनर्जी है नेगेटिविटी के लिए कि वो लोग फेक अकाउंट्स बना बना के कमेंट्स करते हैं। आई फील कि वही चीजें तुम खुद पे इन्वेस्ट करो। राइट। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देख लो मुझे ब्रेक डाउन करना इज नॉट इजी, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बट उससे आपको अंदर से तो पता है ना आप गलत कर रहे हो। करो कमेंट, मुझे क्या, मेरा कमेंट बॉक्स भर रहा है। एंगेजमेंट बढ़। बैठ गया और क्या। मैम जैसा कि आपने कहा कि बिगिनर्स स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो क्या आप ये बताना चाहेंगे, यहाँ पे काफी बिगिनर लोग भी ज्वाइन होंगे, सो क्या आप ये बताना चाहेंगे ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो स्टार्टिंग में बिगिनर आर्टिस्ट लोग करते हैं और नहीं करनी चाहिए, उससे उसके कल्चर पे इफेक्ट होता है? बिगनर्स को ही कुछ चीजों का बहुत ध्यान देने की जरूरत है, अगर वो नए हैं तो। सबसे पहला, कॉन्फिडेंस नहीं हारना। ऐसा बहुत टाइम आएगा जब आपको लगेगा यार नहीं करना है, नहीं करना है, छोड़ देना है। दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी। कुछ भी हो जाए सुबह शाम प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि नए हो ना, अभी तो हाथ में फिनिशिंग बैठी भी नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है पता है, आज के डेट में मेहंदी ऐसा लगता है कि ये तो हॉबी है, इसको तो एंड में करें, घर का काम खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मेहंदी लेके बैठते हैं। आज तुम कॉलेज में होती, तुम्हारी एग्जाम्स होती, तो तुम क्या करते, सब काम करके फिर पढ़ाई के लिए बैठती कि पढ़ाई के लिए टाइम निकालती हो। पढ़ाई के लिए बिल्कुल। तो जिस दिन तुम अपने लिए मेहंदी के लिए टाइम निकालोगे ना, तब समझो तुम सीरियस हो। और टाइम निकाल के जब प्रैक्टिस हो रही है, डेली प्रैक्टिस करोगे तो फिनिशिंग बढ़ती जाती है।
और सीखो। लोगों को ऐसा लगता है पैसे क्यों खर्चा करना है, सीखना क्यों, मेहंदी है लेकिन टेल यू, आज के डेट में मेहंदी, यस फिजिकल इन्वेस्टमेंट तो बहुत है, पीठ दुखती है, सब दुखता है, पर अगर सच में पैसे वाला इन्वेस्टमेंट है तो हमको मेहंदी के कोन है, लाइट है, ये सब चीजों का खर्चा है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। मुझे लगता है बाकी फील्ड के कंपैरिजन में बहुत कम। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर साल कुछ ना कुछ नया सीखने में इन्वेस्ट करो, किसी दिन इनसे सीख लो, इनसे सीख लो, हर एक आर्टिस्ट का एक फॉर्मेट आपको समझ में आता है, और उससे क्या होता है स्पेशली बिगनर्स के लिए कि वो ग्रो इजीली कर सकते हैं। दूसरी चीज डिसिप्लिन, मैनर्स, कि आप अगर अपॉइंटमेंट पे जा रहे हो तो आपको कैसी बात करनी है ना। लोग क्या करते हैं, कैसे भी बात करेंगे, हाँ नहीं हो रहा, ठीक है मैं जा रही, ऐसे कर रहे हैं, नहीं, बात करने का एक तरीका है, इतने का इतना लगाती हूँ, इतने का इतना लगाती हूँ, पीछे का क्लाइंट हाँ ठीक है मैं 50 रुपए कम कर दूंगी, दिस इज नॉट द वे गाइस। अगर आपको आगे बढ़ना है ना तो आपको एक प्रोफेशनल टॉकिंग आना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि क्लाइंट आपको कॉल कर रहा है और आप स्टार्टिंग में बोलते हो ना कि मेरा ये प्राइस है ऐसे ऐसे, तो क्लाइंट को पता चल जाता है आप डिस्काउंट दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। जैसे आपको पता होता है ये रिक्शा वाला या ये सब्जी वाला आपको डिस्काउंट देगा कि नहीं देगा, हाँ सेम होता है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, प्राइसेस हमारे फिक्स है, बट आई मेक श्योर आपको काम बेस्ट मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ना बिगनर्स को ये ध्यान रहे कि सभी प्रोडक्ट्स यूज करें। वो लोग क्या करते हैं ना, मार्केट के कोन्स यूज करते हैं तो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं अच्छा आता है, कि उनको ऐसा लगता है उनकी फिनिशिंग नहीं आ रही, बट कई बार आपके प्रोडक्ट्स भी मैटर करते हैं। चलो, और मैंने अभी रिसेंट 2-3 डेज में कॉलिंग करवाई थी 300-400 जो कि मेरे स्टूडेंट थे, उनको मैंने कॉल करवाया तो रिजल्ट यही निकला कि हम मार्केट कौन यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक हमें महंगा पड़ता है, या फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पेस्ट बनाए, कौन बनाए और फिर यूज करें, क्योंकि खराब हो जाता है जल्दी। सो गाइज मैं यही कहूंगी, जब तक आपके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है, फिनिशिंग अच्छी आना पॉसिबल ही नहीं। वही चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी, इक्वली इम्पोर्टेंट है, जितना हाँ। फिनिशिंग इम्पोर्टेंट है उतना आपके प्रोडक्ट्स भी इम्पोर्टेंट है। और लोगों को लगता है कि ये वाले महंगे हैं, पर देखो ज्यादा एंड में वही होता है। प्लानिंग आपको सस्ता मिलेगा। करेक्ट, राइट। मैम क्या आपको ऐसा लगता है मेहंदी एक सीजनल काम है only, कि सीजन के टाइम अच्छी इनकम हो जाती है, बाकी टाइम कुछ काम? ऐसा नहीं है कि सीजनल है, ऑफ सीजन में थोड़े से कम हो जाते हैं काम, बंद नहीं होते हैं। शादियां पूरे साल चलती रहती है, बंद नहीं होते हैं, बहुत सारी शादियां होती है, लेकिन काफी लोगों को ऐसा हो जाता है कि सीजन में काम होता है पर ऑफ सीजन में काम थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा अगर बिगनर हो, ठीक है बिगनर हो, 3 महीने काम किया, 2 महीने काम नहीं है, फिर से 3 महीने काम है, फिर कुछ महीने काम नहीं है, तो जो महीने काम कर लिया उसमें पैसा जमा किया, उसमें से थोड़ा सा निकालो सीखने के लिए, तो जो आपके पास फ्री टाइम है ना उसमें कुछ नया क्रिएट करो, ताकि आने वाले सीजन में जो ब्राइड्स है उनके लिए आप कुछ नया प्रोवाइड कर सको। इससे क्या हो जाएगा, आपका क्लाइंट बेस भी स्ट्रांग होगा, आपका काम भी इम्प्रूव होगा, और हर बार आपको लोगों को देने के लिए कुछ नया होगा। दूसरी चीज, अगर आप काफी प्रोफेशनल है और आप जैसे कि आज में सीजन में ब्राइड्स होती है, थोड़ा सा सीजन ऑफ होता है तो हम लोगों का क्लासेस होता है। अब प्रॉब्लम ये होता है जो बिगनर्स होते हैं ना उनको ऐसा होता है कि मैं अभी सीखा अभी क्लासेस लो, दिस इज रॉन्ग। अभी आप खुद प्रॉपरली नॉट वेल सो ट्रेन हो, आपको नहीं पता और आपको सिखाना भी नहीं आ रहा है, फिर आप तुरंत क्लासेस की तरफ जा रहे हो, फिर आपका क्लाइंट से दिमाग फट गया, अभी कहा जा रहा है सिखाने की तरफ, तो क्लासेस में चला क्लाइंट बेच तो आपका धीरे धीरे फिर कम हो रहा है। आपको दोनों तरफ ध्यान देना है, तो बिगनर हो तो काम करो, प्रैक्टिस करो, कुछ नया करो, ट्रेनिंग हो, अगर एक्सपीरियंस हो तो काम करो, फिर ब्रेक हुआ तो फिर क्लासेस लो। फिर कैसा होता है जो क्लासेस लेता है वो खुद भी उसके बीच में नया नया सीखता है, बिकॉज उसको बच्चों को भी नया नया सिखाना है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम वो आपके दिमाग में होता है। जैसे मैंने कहा लॉकडाउन में आई वॉज फ्री, तो मैं फ्री थी तो मैं डिप्रेशन में नहीं गई ना, मैंने उसको यूटिलाइज किया, मैं नया सीखते गई। ओके मैम, ये तो आपने बता दिया कि हम आगे क्या कर सकते हैं, लाइक नेक्स्ट सीजन जब होगा तो ऑफ सीजन में हम सीख लेंगे, और जब सीजन रहेगा हम बुकिंग्स कर लेंगे, बट अभी हम क्या करें, अभी भी बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यहाँ है, आई डोंट नो आप लोग कितने इस चीज को बिलीव करते हैं, बट आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन और लॉट। मैं बहुत इस चीज पे बिलीव करती हूँ
तो जितना आप नेगेटिव सोच रहे हो ना, काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है, आप यूनिवर्स को बोल रहे हो काम नहीं है, यूनिवर्स बोल रहा है ठीक है, काम नहीं है, आराम करो। आप बोले यार मैं कितनी बिजी हूँ, आज तो मैं बहुत बिजी होने वाली हूँ, आज मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, आज तो पक्का मुझे ब्राइड के कॉल्स आने वाले हैं, माय गॉड मैं प्रिपेयर हूँ। तो यूनिवर्स बोल रहा है ओके तू प्रिपेयर है, तुझे बहुत काम है, तो तुझे काम भी ऐसा आता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अभी चाहिए नहीं मिलता। पेशेंस इज द की। ओके। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, रेशमा में मेहंदी आर्टिस्ट होने के साथ साथ मेकअप आर्टिस्ट भी है। सो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। कभी आपने फील किया है कि एज ए मेकअप आर्टिस्ट या मेहंदी आर्टिस्ट आपको कंपैरेटिवली मेहंदी आर्टिस्ट की फील्ड में कम रेस्पेक्ट मिली हो? स्टार्टिंग में किया है, अब तो नहीं होता है। ये एक्चुअली हर बिगनर्स को फेस करना पड़ता है। मैंने भी बहुत किया है। आई डोंट नो व्हाई ये अलग अलग कैटेगरी क्यों है, लोकल मेहंदी आर्टिस्ट है, ये प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट है। पहले हमको भी बोला जाता है ये लोकल है, फिर धीरे धीरे प्रोफेशनल की कैटेगरी में आए। इट जस्ट दैट कि ये तो मेंटालिटी हम चेंज नहीं कर सकते, ये तो सालों से चले आ रही है, तो वो तो ऐसी ही रहेगी। बट मुझे ऐसा लगता है रिस्पेक्ट दोनों को इक्वली मिलना बहुत जरूरी है, बिकॉज दोनों आर्टिस्ट है। ओके। क्रिएटिविटी मेकअप आर्टिस्ट भी करता है और मेहंदी आर्टिस्ट भी करता है, बट अगर आप देखो तो स्टार्ट में इतना नहीं था ना मेहंदी को स्कोप, हाँ। था क्या? मैं मेहंदी से 10-15 साल पहले बात करी ट्रेडिशन। थी। इट वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी और द डिजाइन। बट आज मैं तो सच में ये नाम लूं कि मैं हरीन सर की वजह से आज हम लोग इतने आगे इस इंडस्ट्री को ले जा पाए हैं, बिकॉज उन्होंने उस टाइम पे स्टार्ट किया था इसमें क्रिएटिविटी करना, मेहंदी में क्रिएटिविटी करना। ये अभी अभी स्टार्ट हुआ है, अब ये क्रिएटिव फील्ड बन चुकी है, प्रोफेशनल फील्ड बन चुकी है। सच बताओ, पहले क्या होता था, घर में लेडीज फ्री है, औरतें बैठी है, चलो मेहंदी लगा दी, ऐसे ही इसकी फिर इसकी शादी में लगा दी, इसकी शादी में लगा दी, प्रोफेशनल नहीं था। सही बात। तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये आप उसको उतना लेवल पे देखेंगे? अब जाके लोग देखते हैं क्योंकि आप उसमें जो क्रिएटिविटी कर सकते हैं, इट्स माइंड ब्लोइंग, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो हर धीरे तरीके धीरे से। टाइम लगेगा, लोगों को भी समझ में आएगा कि ये फील्ड इतना आसान नहीं है, और तुमको भी पता है आज के डेट में इस फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छा पैसा है। अगर सच में करोगे तो, अगर आप मेहनत करोगे तो बहुत पैसा है इसमें। तो टाइम लगेगा। मेकअप उस वक्त भी मेकअप इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी और आज भी बड़ी ही है। तो मेहंदी अब बड़ी हो रही है, तो इसको भी लेवल में आने में टाइम लगेगा। आई थिंक बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है, होता रहता है। मैम अब हम कुछ रैपिड फायर फनी क्वेश्चंस करने वाले हैं। मेहंदी आर्टिस्ट का सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता प्रेशर टेक्निक सबसे बड़ा चैलेंज है, नहीं आता है तो नहीं बनेगा। है? अगर एक चीज मेहंदी इंडस्ट्री में होती जो आप चेंज कर सकते तो क्या होती? यानी कि ये रूल होता कि कोई किसी मेहंदी आर्टिस्ट को मेहंदी वाली ना बुलाए, नहीं तो पनिशमेंट मिलती तो यही होता। एक टिप जो हर मेहंदी आर्टिस्ट को आप देना चाहिए? डेडिकेटेड रहो और उम्मीद मत हारो। आपके हिसाब से प्रोफेशनल आर्टिस्ट की पहचान क्या होनी चाहिए? कुछ नहीं, काम अच्छा है, सभी आर्टिस्ट प्रोफेशनल है, काम अच्छा होना चाहिए। एक फनी क्वेश्चन है बट मैं जानना चाहती हूँ और बाकी लोग भी जानना चाहते हैं, अगर आप मेहंदी आर्टिस्ट नहीं होते तो क्या होता? मैं कुछ नहीं होती ना, कुछ होती किसी जॉब में मेहंदी आर्ट इज एवरीथिंग फॉर मी। एक ऐसी लाइन जो हर मेहंदी आर्टिस्ट को दिल को छूए। जाओ इंटरनेशनल प्राइज कर लो, जी लो अपनी जिंदगी। कभी आपने किसी ऐसे क्लाइंट को फेस किया है जो बहुत रोस्ट हो या फनी हो बहुत सा? बहुत पहचान के क्लाइंट से, नहीं तो नाम लिया होता। मैम जैसा कि आप एक मेहंदी आर्टिस्ट है तो क्या आपको अपने हाथों पे मेहंदी लगाना पसंद है? नहीं नहीं, मैं खुद के हाथ में मुझे मेहंदी बिल्कुल पसंद नहीं है। बस टिकली लगाऊंगी अगर कुछ ओकेजन है तो, बस उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। युवराज सर से। युवराज सर से, यस, वो भी करवा चौथ पे बस उतना ही काम किया। वो मैं लाई और मुझे पता है पर मैं नहीं लगवाने वाली। मैम हु इज योर फेवरेट एंड वर्स्ट मेहंदी आर्टिस्ट? फेवरेट तो बहुत सारे हैं, जैसे हरीन सर है, सोना है, जयश्री मैम है। वर्स्ट भी बहुत है, बहुत नहीं है, 2-3 है, पर मैं नाम नहीं लूंगी। कंट्रोवर्सीज में नहीं आना। मैम हु इज योर गुरु? देखो इंस्टाग्राम पे आज के डेट में मैं जितने भी लोगों को फॉलो कर रही हूँ, सबसे कुछ ना कुछ सीखा है, तो सभी गुरु है, प्रो से सीख रही हूँ। बट पर्सनली जो 2 लोगों से सीखा है, पहले कमलजीत मेहंदी से सीखा है मैंने 2014 में, फिर मैंने अभी रिसेंटली जैन में सीखा है हरीन मेहंदी से, हरीन सर के पास से। तो गाइस अगर आप यहाँ तक आए हैं इसका मतलब
पॉडकास्ट यहाँ तक देखा। सो इस पॉडकास्ट को देख के आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा, अगर आपको मार्केट में ग्रो करना है, मेहंदी इंडस्ट्री